नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग डिलाइट आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए एनसीईआरटी बुक्स बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। अब यदि एनसीईआरटी बुक्स को हम मार्केट से लेके खरीद के पढ़ने जाएंगे, पढ़ने बैठेंगे, तो लगभग इनकी संख्या 6 टू 12th क्लास तक की 40 बुक्स हैं लगभग। तो इतनी ज़्यादा संख्या में आप लोग इतनी सारी बुक्स को पढ़ोगे तो एक से ज़्यादा बार नहीं पढ़ पाओगे। इसीलिए इनका एक समरी कोर्स डिलाइट आईएएस आपके लिए लेकर आया है, जिसमें हम प्रत्येक सब्जेक्ट की 6 टू 12th तक की एनसीईआरटी बुक्स को डिस्कस करेंगे। मैं आपसे पॉलिटी विषय को डिस्कस करूंगा, जिसमें आज के लेक्चर में हम क्लास 6 की जो पॉलिटी की एनसीईआरटी बुक है, उसका जो पहला चैप्टर है तो आज अपन डिस्कस करेंगे। यह है विविधता की समझ। दोस्तों, यदि मैं आपसे पूछूं कि आखिर विविधता होती क्या है, तो आप बोलोगे सर हमारे चारों ओर जो भी दिख रहा है वह अलग, जो भी अलग चीज दिख रही है वह विविधता है। तो एग्जैक्टली वही चीज है विविधता। आप अपने घर में, अपने परिवार में देखिए, आज आपने जो कपड़े पहने हैं कल वह नहीं पहनोगे, या आपके और भी जो परिवार के सदस्य हैं वो सारे एक जैसे कपड़े नहीं पहने हैं। तो ये विविधता है। आज आपके यहाँ जो बना हुआ है खाने में, पड़ोसी के यहाँ कुछ अलग बना होगा, ये विविधता है। आपका जो रहन-सहन है, आज से 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर बाद रहन-सहन कुछ और है। 50 किलोमीटर बाद भाषा का परिवर्तन आपको मिल जाएगा। आपके आस-पड़ोस में विभिन्न जाति और धर्म के लोग भी आपको मिल जाएंगे। इसी तरह की जो अनेकता है, यही भारत की क्या है? विविधता है। और यही भारत की सबसे अच्छी खूबसूरती है कि हम विविध जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा के लोग होने के बाद भी सब साथ में मिलकर रहते हैं। एक ही विधि, एक ही कानून के अंदर में रहते हैं। तो विविधता आखिर में समझ में आया। अब हम जानेंगे कि विविधता या अनेकता हमारे जीवन को बेहतर कैसे बनाती है। दोस्तों, यदि मैं आपसे बोलूं कि एक गांव है और एक गांव में जो लोग रह रहे हैं वह रोज केवल और केवल दाल और रोटी खाते हैं या दाल और चावल खाते हैं, एक ही प्रकार के कपड़े पहनते हैं, एक ही कलर के कपड़े पहनते हैं, तो आप लोग उस गांव में जाने से बचेंगे, क्योंकि उस गांव का जो रहन-सहन, पहनावा, जो बोलचाल या उनका खाना-पीना वह एक ही प्रकार का है और वह जो है आपको अपने आप में ही अजीब-सा लगेगा। क्योंकि हमारा जो दिमाग है, जो हमारा माइंड है, वह विविधता, जो हमको रंग-बिरंगी चीज़ जब हम देखते हैं ना, तो हमारा दिल कैसे खिल उठता है। तो वो जो रंग-बिरंगी चीज़ हमको जब दिखती है, जैसे मोर, मोर को जब हम खुले पंख में देख लेते हैं तो कितनी सुंदर दिखती है। तो जो विविधता है वह हमको अच्छी लगती है, हमारे दिल को अच्छी लगती है। इसीलिए यदि हम ऐसे गाँव में जाएँगे तो हमें वाक़ई अच्छा नहीं लगेगा। तो विविधता है, इसीलिए हमारा जीवन और समृद्ध और खुशहाल और बेहतर है। लेकिन ये विविधता भारत में आई कैसे? भारत में इतनी सारी विभिन्न जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा के और संस्कृति के लोग आए कैसे? इसके लिए हमें थोड़ा-सा इतिहास में जाना पड़ेगा। आइए समझते हैं कि भारत में यह विविधता कैसे आई। इसके लिए हम थोड़ा-सा ऐतिहासिक कारणों में जाएँगे, फिर उसके बाद हम 2 उदाहरण से समझेंगे कि किस तरह से भारत में विविधता है। पहले हम इतिहास की यदि बात करें तो वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में हमारे यहाँ क्या थी? एक वर्ण व्यवस्था थी। यह वर्ण व्यवस्था हमारे उत्तर वैदिक काल की उपज है। वर्ण व्यवस्था ने लोगों को 4 ग्रुप में बाँट दिया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह वर्ण व्यवस्था पहले जन्म पर आधारित थी, लेकिन बौद्ध काल में यह उन्होंने कहा कि यह कर्म पर आधारित होनी चाहिए, जो कि आज भी नहीं है। तो वर्ण व्यवस्था की मैं बात कर रहा हूं, तो यह कर्म पर नहीं, जन्म के आधार पर आधारित थी और इसका समझने का जो मूल मंत्र है वह यह है कि यह ड्यूटी पर आधारित, कर्तव्य पर आधारित। ब्राह्मण का कर्तव्य होगा ज्ञान देना, क्षत्रिय का कर्तव्य होगा सुरक्षा, वैश्य का कर्तव्य होगा व्यापार, वाणिज्य और जो शूद्र है उसका कर्तव्य होगा सेवा करना। लेकिन अगर हम बात करें गुप्तोत्तर काल की, जहां पर हमको देखने को मिलती है जाति व्यवस्था, जहां वर्ण व्यवस्था ड्यूटी पर आधारित है, कर्तव्य पर आधारित है, वहीं जाति व्यवस्था हमारी किस पर आधारित है दोस्तों? प्रोफेशन पर आधारित है। आज के समय में हम देख सकते हैं पंडित रविशंकर ज्ञान देते हैं, वहीं
हमारे बाबा रामदेव जी योगाचार्य हैं, उनका प्रोफेशन, उनका कार्य अलग है। वहीं आज हम दूसरी तरफ देखें तो एक कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करता है, और जो एक मोची जो जूते सिलने, चप्पल सिलने का कार्य करता है। इस तरह से हम देखते हैं कि एक किसान भी है, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का एक कर्मचारी भी है, तो दूसरी ओर सेवा सहित क्षेत्र का एक सर्विसमैन भी है। तो सब लोग अपने-अपने प्रोफेशन के आधार पर ये हमारे समाज में क्या दिखती है? विविधता दिखती है। अब हम बात करेंगे कि ये विविधता यहीं से हमारे भारत में जन्म लेती है। जब सब लोगों ने अपने-अपने कार्य किए, उस आधार पे वह आर्थिक रूप से मजबूत हुए और उन्होंने अपना रहन-सहन उच्च करते गए। इसीलिए ये रहन-सहन और उनका जो आर्थिक आधार पर देखा जाए, उनके कर्म के आधार पर देखा जाए, तो यह विविधता भारत में दिखाई देती है। वहीं यदि भौगोलिक कारणों की बात करूं, आप देखेंगे कि जैसा रहन-सहन, जैसा व्यापार-वाणिज्य जम्मू कश्मीर में या लद्दाख में है, वैसा व्यापार-वाणिज्य गुजरात में, हमारे मध्य प्रदेश में या दक्षिण में आप तमिलनाडु या केरल में चले जाइए, वहाँ पर नहीं है। आप पूरे भारत के भौगोलिक मैप को भी देखिएगा, तो जहाँ उत्तर में हिमालय है, तो दक्षिण में नदियाँ हैं, मैदान हैं, पठार हैं। ये भी भारत की एक विविधता है। ठीक है? अब हम देखेंगे 2 उदाहरणों के माध्यम से, जिसमें समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से भारत में विविधता है। यदि हम बात करें लद्दाख की, तो लद्दाख दोस्तों कहाँ पर स्थित है? आप सभी को पता है, नॉर्थ में स्थित है। यहाँ पर बात की जाए तो जलवायु की, तो जलवायु यहाँ पर शुष्क शीतोष्ण शीत कटिबंधीय जलवायु है। यहाँ लद्दाख में रेगिस्तानी इलाका है, यहाँ पर कृषि बहुत नगण्य है। जब बर्फ पिघलेगी तभी गर्मियों में पीने का पानी मिलेगा। बारिश बहुत कम होती है, क्योंकि ये होगी जलवायु। यदि हम व्यापार वाणिज्य की बात करें, तो यहाँ के लोग एक खास किस्म की भेड़ होती है, पश्मीना भेड़, जिससे ये लोग पश्मीना ऊन निकालते हैं और शॉल बनाते हैं। साथ ही साथ ये लोग गाय, बकरी और याक को भी पालते हैं, जिससे दुग्ध उत्पादों का व्यापार होता है यहाँ। दूसरी ओर यदि हम बात करें तो मध्य एशिया से जब लोग भारत आए, तो लद्दाख के रास्ते ये लोग तिब्बत और चीन गए, और जब उस समय क्योंकि परिवहन के साधन बहुत सीमित थे, लोग पैदल या घोड़ों पर जाते थे, तो जाते-जाते जब लद्दाख में इनका रुकना, रहवास हुआ, तो ये इन लोगों का प्रभाव लद्दाख के क्षेत्र पर भी पड़ा, और यही कारण है कि मध्य एशिया के जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं, वह आज हमारे लद्दाख में भी मुस्लिम धर्म के लोग देखने को मिलते हैं। तो इस्लाम धर्म लद्दाख में कहाँ से आया? मध्य एशिया से आया। वहीं यदि हम केरल की बात करें, तो केरल में यह इसकी भौगोलिक स्थिति देखें तो यह दक्षिण पश्चिम में है। तटीय राज्य है और एक तरफ क्या है? पश्चिमी घाट है। क्योंकि घाट है तो घाट पहाड़ियों पर क्या होता है दोस्तों? पहाड़ियों पर मसालों की खेती बहुत ही बड़े स्तर पर होती है। मसालों में यहाँ पर देखा जाए तो आपको काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि ये सारी चीजें मिल रही। मसालों के उत्पादन के कारण ही यहाँ पर व्यापार का उदय हुआ। अरबी और यहूदी व्यापारी सबसे पहले केरल में ही आए। ईसाई धर्म के एक संत थॉमस 2000 साल पहले ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने केरल ही आए थे। आप देख सकते हैं कि जो यहूदी अरब से और यहूदी लोग आए, तो मुस्लिम धर्म और साथ ही साथ ईसाई धर्म कहाँ से केरल में आया? मध्य एशिया से ही आया। तो अरबों से कई व्यापारी यहाँ आकर बसे, तो ऐतिहासिक कारणों से केरल में विभिन्न धर्म, जाति, संप्रदाय के लोग रहने लगे। तो दोनों की तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद यह समझ में आता है कि जहाँ दोनों की भौगोलिक स्थिति बहुत ही अलग है, पर दोनों पर एक ही प्रकार का सांस्कृतिक प्रभाव देखने को मिलता है। विविधता लद्दाख में भी है तो केरल में भी हमको देखने मिलती है। इसी तरह आप और भी अन्य एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि गुजरात या नॉर्थ ईस्ट का कोई एक जिला, राज्य ले लो, उनमें भी तुलनात्मक अध्ययन करोगे तो यही समझ में आएगा कि भौगोलिक स्थिति के कारण तो यहाँ पर विविधता है ही, साथ ही साथ कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐतिहासिक कारण भी उसकी विविधता से जुड़ा होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि भारत में जो विविधता है, विभिन्न जाति, धर्म, संप्रदाय और सांस्कृतिक आधार पर, भाषाई आधार पर, रहन सहन और व्यंजनों के आधार पर जो विविधता है, यह भारत की कोई कमजोरी नहीं है। भारत की जो विविधता है, उसमें जो एकता है, यह भारत की क्या है? ताकत है।
और इसी बात को ध्यान में रखते हुए जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत एक खोज में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट दिया। उन्होंने यह कहा कि भारत की जो एकता है वह कहीं बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है, यह बहुत ही गहराइयों में हमारी रगों-रगों में बसी हुई है, जिसके कारण हमारे अंदर जो विश्वास, जो प्रथाएँ हमारे यहाँ हैं, वह हम और लोगों की भी स्वीकार कर सकते हैं। इसमें विविधता को पहचानना और प्रोत्साहित किया जाता है इसलिए। तो भारत की जो विविधता में एकता है, यह भारत की किसी भी प्रकार से कमजोरी नहीं, बल्कि एक ताकत है। इसका उदाहरण हम गुलामी के समय में अंग्रेजों के विरुद्ध हुए स्वतंत्रता आंदोलन में भी देख सकते हैं। जहाँ एक और किसान और आदिवासी जनजातीय आंदोलन भी हुए, तो वहीं एक क्रांतिकारी कदम उठाने वाले बहुत से लोग थे। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में जहां विभिन्न धर्म, जाति, संप्रदाय के लोगों ने एक साथ मिलकर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ा, जहां पर महिलाएं भी पीछे नहीं रहीं। तो यही कारण है जो विविधता में एकता है, वही उसी के डर से हम अंग्रेजों को यहाँ से बाहर निकालने में सफलता हासिल कर पाए। तो हम देख सकते हैं कि भारत में जो विविधता की एकता है, वह भारत की अपने आप में एक बहुत बड़ी विशेषता है और अपने आप में एक ताकत है। तो जो हमारा विविधता वाला चैप्टर है, यहाँ तक समाप्त होता है। यदि आप लोगों को इस चैप्टर का, इस लेक्चर का आपको पीडीएफ चाहिए है, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और इस वीडियो को आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। ठीक है? आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।